नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। साथ ही हम दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की राय आपके लिए लेकर आते हैं। आज चर्चा करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट की और क्या ये तीसरी लहर की वजह बन सकता है। इसको लेकर चिंता जताई गई है, सरकार की तरफ से भी जताई गई है और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कल इसको लेकर चिंता जताई। ये भारत में अभी पाया गया है और ये तेजी से फैलता भी है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं वीके पॉल। न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। वायरस में ताकत है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 1 से 4 को, 4 से 16 तक जाने की उसकी ताकत है, उसकी ताकत है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है। वायरस हमारे तक पहुंचेगा, पहुंचना चाहता है उसको जिंदा रहने के लिए। तो एक तो वायरस का बिहेवियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ससेप्टेबल होस्ट। जिस दिन हम ससेप्टेबल नहीं रहेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वायरस घूमता रहे, बीमारी तो नहीं हो सकती, राइट। और जिस दिन वायरस ही निकल जाएगा यहां से, तो ऐसी लाइफ थी जब था नहीं वायरस तो हम प्रोटेक्टेड थे। तो ये 2 बातें हो गई। इसमें तीसरा एक एलिमेंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये याद रहे। ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं है, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं। तो कोई रूल नहीं है, ये इंटरप्ले है उन 4 चीजों का जिसका मैंने जिक्र किया है। इसलिए मैं हम्बल सबमिशन ये करता हूं कि अगर हम जो करने हैं, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे, एज गवर्नमेंट, एज समाज, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, और जागरूक रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, बचेंगे, बचाएंगे अपने बुजुर्गों को पर्टिकुलरली, तो आउटब्रेक नहीं आनी चाहिए। ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो सब कुछ करें और आउटब्रेक ना आए, तो ये फिर एक भ्रम की बात भी हो सकती है। तो साफ कह रहे हैं डॉक्टर पॉल कि अगर हम एहतियात बरतें तो तीसरी लहर को दूर रख सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, जो कि हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हिसार से, और डॉक्टर सुश्रुत गढ़पुले हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जुपिटर हॉस्पिटल पुणे के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गढ़पुले, आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि चिंता ज्यादा महाराष्ट्र की ही है। यही चिंता है कि तीसरी वेव शायद वहीं से शुरू हो, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी वहीं पे ज्यादा घूम रहा है। तो कितना बड़ा रिस्क बन जाता है तीसरी वेव के लिए ये नया वेरिएंट? श्योर। तो डेल्टा वेरिएंट जो हम देख रहे थे लास्ट के 2 मंथ्स में, तो उसमें ही हमें ये क्लिनिकल रिस्क ज्यादा दिखाई दिया था कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है और उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस हमें पाया गया था कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। So this delta plus variant, as it changes the receptors mutation, definitely the transmissibility is expected to more than the delta variant. जो डाटा यूके से आया था और जो आईसीएमआर ने भी प्रेजेंट किया हुआ है, उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड द रिस्क ऑफ सीवियर डिसीज is also more with the delta, and if we extrapolate that data to delta plus variant। हिंदी में बोल लेंगे थोड़ा ताकि दर्शकों को हाँ जी सहूलियत रहे। हाँ जी, या तो जो डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, तो वही हम एक्स्ट्रापोलेट करें, मतलब वैसा ही हम देखें लॉजिकल सेंस से, तो डेल्टा प्लस में भी ये ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ के ही आने वाला है और उसका क्लिनिकल सीवियरिटी भी थोड़ा ज्यादा होने वाला है। हमने ये सेकंड फेज में भी ऐसे पाया कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी ये इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा लगा कंपेयर टू फर्स्ट फेज।
तो ये जो क्लासेस हैं जो अभी वैक्सीनेशन के अंडर में नहीं आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की संक्रमण ज्यादा हो जाए। जी, ये सिवियरिटी यानी कि बीमारी की गंभीरता और कितनी तेजी से फैलता है, ये दो बिंदु हो जाते हैं, केंद्र बिंदु, जिस पर ज्यादा फोकस हमारा भी रहता है, क्योंकि उससे उसके खतरनाक होने का पता चलता है। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, क्या अभी ऐसा कोई एविडेंस है कि ये कह सके कि ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है, या अभी ऐसा कुछ नहीं है? देखिए जी, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी जैसा कि हमको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो डेल्टा वेरिएंट था पहले मौजूद, जिसने भारत में और दुनिया के कई देशों में सेकेंड वेव की महामारी फैलाई, जिससे हमारे यहाँ इतनी सारी डेथ्स हुई, प्रकोप आया, तो उस डेल्टा वेरिएंट में एक एडिशनल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हो गया, जिससे ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया। अभी तक ये दुनिया के करीब 80 देशों में पाया जा चुका है। लगभग 200 के आसपास केस सारी दुनिया में मिले हैं, और हिंदुस्तान में भी 20-22 के आसपास केस मिले हैं, महाराष्ट्र, केरला वगैरह में। तो उससे ये पता चलता है कि जो जानकारी हमारे पास है कि कम से कम ये डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक तो हो ही सकता है। दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि जो एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना के इलाज में आई गई थी कि ससेप्टेबल पेशेंट्स में अगर शुरुआती समय में एंटीबॉडी कॉकटेल जो दे दी जाए, कैसेरिबीमैब और इंडिमिमैब के कॉम्बिनेशन वाली कॉकटेल, जो कि कोरोना के संक्रमण को, उनकी सीवियरिटी को कम करती है, तो वो कॉकटेल ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट्स में इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज, ये अभी तक हमको पता नहीं है ठीक से कि जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी कोरोना पहले हो चुका है, जिनको हम एक तरीके से मानते हैं कि वो सेफ हैं, या जिनको वैक्सीन लग चुकी है ऑलरेडी, उनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है दोबारा से बीमारी नहीं करेगा, दोबारा से सीवियरिटी नहीं करेगा। और तीसरी चीज जो है ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो डेल्टा वेरिएंट की जैसे ज्यादा थी, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की ज्यादा ना हो, और हमारे ये इम्यून रिस्पॉन्स को, जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता है कोरोना से लड़ने की, उसको ये बाईपास ना करके वो वैक्सीन को और प्रीवियस इन्फेक्शन को इनइफेक्टिव ना बना दे। ये कुछ चीजें हैं जो इसके लिए चिंता का विषय बनाती हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट को। और हमें जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, अगले 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में और जानकारी इवॉल्व होगी, तो हमको ठीक से पता लगेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कितना खतरा है, और इससे कितनी संक्रमण की क्षमता, और तीसरी लहर में ये कितना प्रकोप हमारे ऊपर दोबारा से ला सकता है। जी डॉक्टर सुश्रुत, अगर हम इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति देखें, 2 जिलों में खासतौर पर ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से ये इंश्योर किया जा सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो पूरे देश में ना फैले? देखिए, जो कंसर्न्स एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए हमने ऑलरेडी जताए हैं और ऐसे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, इस तरह के कंसर्न्स वैक्सीन इफेक्टिविटी के लिए भी जताए गए चुके हैं। तो जैसे यूएस और यूके के डाटा हमें बोलता है कि mRNA वैक्सीन का इफेक्टिविटी अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट वाज नॉट कंप्लीट, मतलब जैसे 95 से घट के वो 88% तक कुछ स्टडीज में देखा गया कि कम हो गया। वैसे ही डाटा कोविशील्ड के वैक्सीन के लिए भी है। तो वैक्सीनेशन के अलावा भी जो हमारा जो बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड डिसीज है, वो हमें आगे फ्रंट लेवल पे ही रखना पड़ेगा, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशलाइजेशन के जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको कम से कम रखना। इसके अलावा और कोई दूसरा अभी रास्ता हमारे पास नहीं है। आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यस, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, कल हमने ये देखा कि पहले इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया, फिर बाद में जब प्रेस रिलीज आई मिनिस्ट्री की तरफ से तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया। क्या फर्क हो जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में? देखिए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये टर्मिनोलॉजी जो है WHO द्वारा डिफाइन की जाती है। जब भी कोई नया वायरस या उसका नया प्रारूप, नया म्यूटेशन होकर के सामने आता है, तो WHO और नेशनल बॉडी से तय करती हैं कि वायरस आगे जाकर के कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इनिशियली जब जैसे जैसे डेटा इवॉल्व होता है, जब ऐसा लगता है कि वेरिएंट अभी इवॉल्विंग फेस में है, इसकी ज़्यादा कोई परेशानी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट
लेवल करते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं वायरस को कि ये कैसे इवॉल्व होता है, और जब इसके बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है और ऐसा लगता है कि ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया जाता है। तो ये जो डेल्टा वायरस है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो की जा सकती है, जो हमारे देश में अभी भी काफ़ी कम स्तर पर हो रही है, वो ये है कि इसमें हमें बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे वायरल की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से और जिनके अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया जा रहा है, उनसे उनसे अगर कोरोना किसी को फैल रहा है तो उनके अंदर हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी कि इनके अंदर कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट वाला इन्फेक्शन तो नहीं है। तो जिस जिस एरिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस पाए जा रहे हैं, वहां पे बहुत वाइड स्प्रेड जीनोम सीक्वेंसिंग हो, वहां के लोगों को पता लगाया जा सके कि कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी है, कितनी इन्फेक्टिविटी इसकी है। तो कड़ाई करनी जरूरी हो जाएगी, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, और साथ में हमें भी एहतियात बरत कर रखनी पड़ेगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से। शुक्रिया डॉक्टर वली हमसे बात करने के लिए। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो क्या बातों का ख्याल रखें, कौन सी सावधानियां बरतें वैक्सीन लगाते वक्त और वैक्सीन लगाने के बाद? जी, बहुत जरूरी सवाल है ये, हर एक के मन में है आज। और हम वी फॉर विक्ट्री जो आपका साइन है, और वैक्सीनेशन भी वी से है और वायरस भी वी से है, इससे लड़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये किसी की लाइफ का, जब वो वैक्सीनेशन के लिए इरादा करता है और निकलता है घर से। उसमें रात से ही तैयारी करनी चाहिए, हमको अच्छी तरह पानी पीते रहना चाहिए, रात को हल्का खाना खाना चाहिए और साउंड स्लीप लेनी चाहिए। ये सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। अगर आप कोई प्रेस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हैं किसी बीमारी के लिए, या कोई आपकी रिसेंट ब्लड रिपोर्ट्स हैं आपके पास हैंडी अवेलेबल हैं, एक आईडी अपनी तैयार रखें और बहुत रिलैक्स्ड मूड में घर से निकलें। आप बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, डरिए नहीं, एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल, ये मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, खाली पेट वैक्सीनेशन सेंटर में मत जाइए। अपने साथ वाटर बॉटल रख सकें तो लेके जाइए। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड कीजिए वैक्सीनेशन से 1-2 दिन पहले और वैक्सीनेशन के बाद। एंड बी प्रिपेयर्ड टू टेक वैक्सीन मेंटली। और अगर आपको कुछ फीवर है या कोविड जैसे लक्षण हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन पोस्टपोन भी कर सकते हैं। एक मास्क लेकर जरूर जाइए और घर वालों को बताकर जाइए कि हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, और तैयारी करके इस तरह से अपने को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करके जाइए। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाइए। प्रिक के लिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए, और जब आपके प्रिक हो रही हो अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिलाएं, इससे वहां प्रिक की साइड पर ब्लीडिंग का चांस रहता है। दूसरे, अगर आप कोई दवाएं खा रहे हो जिसमें खास तौर से मैंने पहले भी बताया है कि इकोस्प्रिन ग्रुप की कोई दवाएं या ब्लड थिनर्स या स्टेंटेड पेशेंट्स ब्लड थिनर्स जैसे खाते हैं, उसको बिल्कुल स्टॉप मत कीजिए। उनकी ज़रूरत है आपकी बॉडी में, स्पेशली अगर एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लग रहा है। इसके बाद आप वैक्सीन लगवाने के बाद वहाँ जो निर्धारित समय है उसमें आप वेट कीजिए। आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि आपको हल्की सी डिस्कम्फर्ट होगी वैक्सीन की जगह, आपको हल्का चक्कर आ सकता है या आपको थोड़ा बहुत एबनॉर्मल फीलिंग हो सकती है बॉडी में। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर होता है तो आप वहाँ वैक्सीनेशन टीम को रिपोर्ट कीजिए। और वेट टॉवेल आप एक ले जा सकते हैं, जो वेट वाइप्स होते हैं अगर आप शहरी हैं तो। और उसके अलावा आप उसको स्क्वीज ना करें, ना दबाएं, ना नोचें, और खारिश आए तो उसको खुजाए नहीं। तो ये सब एक जनरल तरह की सावधानियां हैं। और पेन होता है इसके बाद, और पेन थोड़ा सा होके ठीक हो जाता है। तो वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ी जी मान लीजिए अगर किसी को वैक्सीनेशन के बाद बुखार होता है या बदन टूटता है तो वो लोग क्या करें? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद दोनों तरह की सिचुएशन होती है, कुछ नहीं होता है और कुछ होता है, और दोनों तरह से लोगों के मन में फिर से सवाल पैदा होता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इज माई वैक्सीनेशन सक्सेसफुल? तो ये इसका जवाब ये है कि आपका वैक्सीनेशन लगने के बाद जो चीज अंदर गई है वो इम्यूनिटी देगी, सक्सेसफुल होगी। अगर आपको बुखार आता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया है।
पहले से पैरासीटामोल खा के जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी मिलती है और आप भी खरीद के अपनी जेब में रख सकते हैं। और आपको अगर लगे कि बुखार वगैरह आ रहा है या आपकी बॉडी में टूटन शुरू हो गई, जिसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, बुखार के पहले के कुछ लक्षण हर एक को पता होता है वो, तो आप फौरन क्रोसिन खाइए। और उसके साथ भी मैं ये कहता हूं कि खूब पानी पीजिए, अपने को वेल हाइड्रेटेड रखिए और रिलैक्स रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से आधे घंटे बाद वहां से निकल के घर आ जाएंगे। और इसके बाद अगर कुछ होता है, गॉड फॉरबिड, तो उसके लिए आपके हम लोग सब डॉक्टर लोग मौजूद हैं। हल्का हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, फटीग हो सकता है, तो 1-2 दिन आराम कर लें वैक्सीनेशन के बाद, तो ये बहुत अच्छा होगा। और तो वॉक इन वैक्सीनेशन है, वीकेंड पे भी लगवा सकते हैं। यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि बी एंथुजियास्टिक अबाउट वैक्सीनेशन एंड स्टैंड विक्टोरियस आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन। ये बहुत जरूरी है आज के तारीख में। हमने बहुत अच्छी तादाद सोमवार को दिखाई है देश को वैक्सीनेशन करा के, हमको उसके लिए तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। जी, शुक्रिया डॉक्टर वली हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपका स्लॉट बुक हो चुका है, अब वैक्सीनेशन खूब जोर शोर से लग रही है, तो आप जरूर जाएं और ध्यान रखें कि अगर आप वहां जाते हैं तो डबल मास्क पहन के जाएं और दूरी बनाए रखें। नमस्कार।